नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर नंबर 32 है और मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था उसका यह लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत को आज़ादी कैसे मिलती है। 1947 में वैसी क्या कंडीशन आ जाएगी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा, और इसमें 1945 से 1947 के बीच में कुछ घटनाएं होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये घटनाएं मजबूर कर देगी कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। इसमें दो तीन और घटनाएं हम देखेंगे साथ में। एक तो भारत को आज़ादी मिलेगी, साथ में हम देखेंगे पाकिस्तान का जन्म होगा, टू नेशन थ्योरी यहीं पे आएगा। उसके बाद एक एटरी का डिक्लेरेशन आएगा, माउंटबेटन भारत आएंगे और वायसराय बन के आएंगे, और वहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो सारी रूपरेखा होगी वहीं तय करेंगे, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा, जिसके तहत ये पूरा विभाजन की जो रूपरेखा है तय की जाएगी। और लास्ट में हम एक टेबल बना के देखेंगे कि भारत को अंग्रेज़ों ने आखिर क्यों छोड़ा। क्योंकि देखिए, अगर आपसे हम प्रश्न पूछें कि भारत को अंग्रेज़ों ने 1947 में क्यों छोड़ा, तो आपने सारा कुछ पढ़ लिया है, दिमाग में आपके बहुत सारी बातें चलेगी, लेकिन उसको सिस्टमेटिक हम समझेंगे कि आखिर क्या क्या परिस्थिति थी कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो उसको आप लिख पाएँ या किसी भी व्यक्ति को आप समझा पाएँ अच्छे से। तो हम उसको एक टेबल के माध्यम से देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि जब भारत आज़ाद होगा तो संविधान सभा बनेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा पहला टॉपिक है टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान का जन्म। देखिए, टू नेशन थ्योरी क्या है। यह एक थ्योरी है, और इसमें माना जाता है कि दो स्टेट अलग अलग धर्म के हैं तो उनको शायद एक साथ रहना संभव नहीं है, दोनों के लिए अलग स्टेट बना देना चाहिए। देखिए, स्टेट का हम जिक्र कर रहे हैं तो स्टेट मतलब कंट्री होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कंट्री को स्टेट के रूप में देखा जाता है। तो अगर हम स्टेट कह रहे हैं तो आप यूपी और बिहार के संदर्भ में मत समझिएगा, स्टेट मतलब देश समझिएगा, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी यही कहता है कि दो अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे से इतना डिफरेंट हैं कि वो साथ में नहीं रह सकते हैं, तो हिंदू के लिए एक हिंदुस्तान बना दिया जाए और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना दिया, इनका ये मतलब है। और यही जो टू नेशन थ्योरी है, अगर हम 1935 तक इसका कोई जिक्र ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि देखिए ये जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी एक दो साल में नहीं आता है, आइडियोलॉजी को डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो और 1935 के बाद हम देखेंगे 47 तक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, इतना कम्युनल राइट होगा ना, हिंदू मुस्लिम में मतलब नरसंहार की घटनाएं होंगी, और उसमें नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो ये लोग खासकर उसमें जो नेता हैं, देखिए पब्लिक का उसमें योगदान नहीं है। पब्लिक को क्या मतलब हिंदुस्तान बने, पाकिस्तान बने, ढाका बने, बांग्लादेश बने, पब्लिक को ये सबसे मतलब नहीं है। उसमें कि नेता अपना हित साधने के लिए हम बताएंगे कौन कौन उसमें जिम्मेदार है। वो लोग अपना हित साधने के लिए कम्युनल बात करते हैं, भाषण देते हैं, एजेंडा तय करते हैं, और इसलिए भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। अगर आप बिपिन चंद्रा बुक पढ़ेंगे तो उसमें बिपिन चंद्रा कहते हैं कि जो कम्युनल उसमें घटनाएं हो रही हैं उसकी 3 स्टेज बताए हैं। हालांकि यह सब टॉपिक जो है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज हम स्पेशली इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान का जन्म क्यों होता है, और सबसे पहले पाकिस्तान का जन्म होगा इसके लिए ज़रूरी है कि कारण क्या था पाकिस्तान के जन्म होने के पहले, मतलब वो परिस्थितियाँ क्या बनी कि पाकिस्तान को जन्म देती है। तो अगर इसके जन्म के पीछे हम कारण देखें तो 2-3 कारण इम्पोर्टेंट हैं, इसमें जिम्मेदार है। पहला तो है कि ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार है पाकिस्तान को जन्म देने के लिए, इसको हम बाद में बताएंगे। दूसरा है, एक है सबसे बड़ा मुस्लिम लीग, और तीसरा है जो हिंदू का मतलब हिंदुस्तान के लिए कहता है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जो हिंदुओं के लिए हो। उसमें सबसे बड़ा रोल है आरएसएस का, जो हिंदुओं की बात करता है। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो है मुस्लिम लीग बनाते हैं, और मुस्लिम लीग मुसलमानों को खुश करने के लिए बनेगा, और मुस्लिम लीग का काम ही होगा कि मतलब अंग्रेज़ मुस्लिम लीग इसलिए बनाएंगे कि यह मुस्लिमों को अपनी ओर खींचा जाए, उनको कुछ प्रोत्साहन देके, कुछ लालच देके उनको अपनी ओर खींचा, और हिंदू मुस्लिम एकता में
विभेद पैदा किया जाए, मतलब उनका यही था। इसलिए मुस्लिम लीग बनाते हैं। और यह जो मुस्लिम लीग बनेगा यह सिर्फ और सिर्फ भारत की एकता की बात नहीं करेगा, बल्कि भारत की एकता को तोड़ने की बात करेगा। अब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रह पाएगी उतना, इसका मकसद यही रहेगा, और ब्रिटिशर्स इसी के तहत इसको करेंगे। और इसी के थ्रू हमने देखा था कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जो लॉर्ड मिंटो होता है, जो 1909 का जो एक्ट लाता है लॉर्ड मिंटो, उसको राजेंद्र प्रसाद कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान। और यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ पाकिस्तान मिंटो को किसने कहा है, राजेंद्र प्रसाद का। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, आप इस टॉपिक को डिटेल में देखें। अगर हम दूसरा बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, तो देखिए मुस्लिम लीग जो है, ये तो मुस्लिम लीग बन गया है ब्रिटिशर्स की जो मंशा है, लेकिन हम मुस्लिम लीग को स्पेशली देखते हैं तो 1937 का जो चुनाव हुआ है, 1937 का जो चुनाव हुआ था, हमने इलेक्शन पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसे मुस्लिम लीग को समर्थन ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ 4.8% लोगों को वोट मिला। हालांकि वोटिंग राइट उसमें 100% लोगों के पास नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन फिर भी इनको जो वोट परसेंटेज मिला बहुत कम था, लगभग 5% के आसपास था। तो मुसलमानों को लगा ना कि हमारा जो मुस्लिम के जो नेता थे, देखिए पब्लिक की बातें ही यहाँ पे नहीं हो रही, पब्लिक का कोई योगदान नहीं है विभाजन में, पब्लिक का योगदान नहीं है, पब्लिक ऐसा नहीं चाहती है। उस समय का पब्लिक भी यही थी, नहीं चाहती थी, अभी भी दंगा फसाद पब्लिक नहीं चाहती है। ये सब नेताओं का करतूत होता है, उस समय हो या इस समय हो, आप इस चीज़ को मानिए। तो लगभग 5% वोट मिला मुस्लिम लीग को। तो मुसलमानों को, जो मुस्लिम नेता थे, उनको लगा कि अब हमारा जनाधार कम हो रहा है, जनाधार को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कम्युनल एजेंडा सेट किया जाए, सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाए। तो मुस्लिम लीग 1937 के बाद नारा देती है और नेताओं से पब्लिक के बीच में जाती है और बोलती है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। अब देखिए आप चीज़ों को रिलेट करिएगा। मुस्लिम लीग उस समय 37 में जब चुनाव में उनका बहुमत नहीं मिलता, अच्छा 5% पे सिमट जाती है, तो पब्लिक के बीच में इनके नेता जाके बोलते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस टाइप का नारा देना स्टार्ट करते हैं। और मुसलमानों में हिंदुओं के बहुसंख्यक का भय दिखा है। मतलब एक कहते हैं कि यहाँ पे भारत में तो मेजोरिटी में हिंदू हैं, तुम माइनॉरिटी में हो, तो अब कहीं ऐसा टाइम आ सकता है कि मेजोरिटी तुम पे शासन करेंगे, एक भय दिखाते हैं। और इस भय को देख के मुसलमान एकजुट होते हैं। और जब मुसलमान एकजुट होगा तो करेगा क्या, अपना नेता चुनेगा, और अपना नेता चुनेगा तो उसमें जो मुस्लिम नेता हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। यही सब परिस्थितियां हैं। तो अभी भी अगर आपसे चुनाव में कोई कहता है कि इस्लाम खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो आप समझ जाइए पूरा ही तरह वो कम्युनल एजेंडा को आपके सामने रख रहा है। आप समझे या ना समझे, वो नेता समझ रहा है, क्योंकि उसकी जनाधार नहीं है और वो अपनी जनाधार को बचाने के लिए धर्म का एजेंडा ले रहा है। ठीक है, वो अभी भी चल रहा था, 37 में भी ये घटनाएं चल रही हैं, और देखिए अभी भी चुनाव आता है तो ये घटनाएं चल रही हैं। तो आप इन चीज़ों को रिलेट करिए। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा याद करिए। फिर हम देखेंगे 1930 और 40 की घटनाएं होंगी, उसको हम डिटेल में देखेंगे। अब ये तो मुस्लिम लीग की बात हो गई, तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही तो जिम्मेदार है नहीं, उसमें और संगठन है, और संगठन भी जहर की बात करते हैं तो ये भी संगठन जिम्मेदार है। एक है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक अपने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जाना जाता है, और इसी के एलाई पार्टी है अभी, जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी सत्ता में है। अब देखिए 1937 के इलेक्शन में हमने बताया कि मुस्लिमों की स्थिति खराब थी, उनको वोट परसेंटेज बहुत कम मिला था। तो ऐसा बात नहीं था कि हिंदू के जो संगठन थे, आरएसएस या हिंदू महासभा, इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था। इनकी भी कंडीशन सेम वही थी, इनको भी अपना जनाधार नहीं दिख रहा था। मतलब उस समय की पब्लिक इतनी समझदार थी कि जो कम्युनल बात करते थे, जो हिंदू का सेपरेट बात करते थे, मुसलमानों की बात करते थे, मतलब एक भारतीयता की बात नहीं करते थे, उनको पब्लिक ने वोट नहीं दिया था। तो यहाँ पे मुसलमानों के जो लीडर हैं उनकी अपनी जनाधार खिसक रही है, जो हिंदुओं के लीडर हैं उनकी अपनी जनाधार खिसक रही है। तो सेम हिंदू के जो लीडर हैं, ये जब इनका जनाधार खिसकता है
तो मुस्लिम लीग की तरह हिंदू सांप्रदायिक दलों ने भी अपनी स्थिति को आंका और समर्थन बढ़ाने के लिए इन्होंने सेम वही काम किया जो मुस्लिम लीग ने किया। इन्होंने भी लोगों को भय दिखाया कि देखो हम मेजोरिटी में हैं लेकिन हम शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि माइनॉरिटी वाले आएंगे, मतलब एक दूसरे को दोनों भय दिखा रहे हैं। और देखिए कोई भी नेता कहीं भाषण देता है, कुछ बोलता है, तो पब्लिक उतनी समझदार नहीं होती है कि उन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाए। 10, 20, 25, 50% पब्लिक तो समझती है, लेकिन मैक्सिमम पब्लिक जो होती है ना, वो विश्वास कर लेती है, और जब तक पता चलता है तब तक नेता अपना काम करके निकल गया होता है। यही काम वहाँ पे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस और हिंदू संगठन जो थे वो दोनों काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन दोनों का काम सेम है, और दोनों विभाजन की बात कर रही है, दोनों घृणा और नफरत की बात कर रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार अभी भी डिबेट होता है तो इन दोनों पे आरोप लगता है कि जब आज़ादी की बात हो रही है, जब आज़ादी की बात हो रही थी तो आप लोग कहीं ना कहीं नफरत के बीज बोने के लिए लगे हुए थे। इसी टाइम एक गोलवलकर जी हैं जो आरएसएस में बहुत अच्छे पद पे रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। ये अपनी एक बुक निकालते हैं जिसका नाम वी नाम से ये अपनी बुक निकालते हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं। तो गोलवलकर ने लिखा है कि मुस्लिमों को भारत में रहना है तो खुद को विदेशी मानना छोड़ दें, हिंदू बन जाएं या द्वितीय श्रेणी के नागरिक बने, सेकंड क्लास के सिटीजन बने। देखिए यह स्टेटमेंट अपने आप में इसकी जितनी मतलब आलोचना की जाए कम है। इतना ख़राब स्टेटमेंट है कि किसी भी पर्सन को अगर आप कहिए कि तुम यहाँ पे रहना है तो अपना रिलीजन चेंज कर लो, तुम सेकंड सिटीजनशिप बन के रहोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। भाई आज़ादी में सबका योगदान है, वो यहीं पैदा हुआ तो कहाँ चला जाए यहाँ से। यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ नहीं रहेगा तो क्या कहाँ जाएगा बताइए। और आप इस तरीके से आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि तुम, मतलब आप तो गवर्नमेंट है नहीं, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि तुम सेकंड सिटीजन बन जाओ। ये गवर्नमेंट को भी राइट नहीं है बताने का। आप धर्म बदलें, मतलब ये जो भी इनका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट मैं एक बार खुद बता देता हूँ, खुद बोल देता हूँ। गोलवलकर ने कहा है कि मुस्लिम को भारत में रहना है तो खुद को विदेशी मानना छोड़ दें, हिंदू बन जाए या द्वितीय श्रेणी का नागरिक बन जाए, सेकंड सिटीजनशिप बन जाए। देखिए उस समय कोई मुस्लिम ये नहीं मानता था कि हम विदेशी हैं, कौन मानेगा। उस समय तो लोग रोटी कपड़ा और 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता था, अकाल और भूखमरी बेरोजगारी से लोग मर रहे थे, तो नागरिकता की बात उसमें कौन करेगा। मतलब ये जो सोचा समझा पूरा एजेंडा के तहत चलाया गया कि हम आपको कहेंगे कि तुम अपना रिलीजन चेंज करो, तुम यहाँ के नहीं हो, इस टाइप का बहकावा वाला बात हम किसी के साथ करेंगे तो एग्रेसिव होगा। जैसे एग्रेसिव होगा कम्युनिटी में फैलेगा माहौल और सांप्रदायिकता फैलेगा। तो ये दोनों जो गुट है ना, मुस्लिम लीग और जो हिंदू के जो संगठन है, ये दोनों सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि अपना इनका जनाधार खिसक चुका है। ठीक है, अब देखिए साथ में गोलवलकर कहते हैं कि कांग्रेस की बहुत मतलब निंदा करते हैं और कहते हैं कांग्रेस हिंदुओं को कमज़ोर बना रही है। अब कांग्रेस हिंदू को कैसे कमज़ोर बना रही है भाई। कांग्रेस तो उसमें ऑल इंडिया नेशनल पार्टी बनी है और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके आपको नॉर्थ ईस्ट तक एक बनाती है। पूरे भारत में एक पहला पार्टी बनता है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो भी सेशन हुआ है, हर सेशन में एक चीज़ तो हमेशा रहा है कि जातिवाद से उसमें ऊपर रहा है। तो इस तरीके का आरोप, गलत आरोप लगा के देखिए, लेकिन ये बात पब्लिक को नहीं पता है ना। पब्लिक कांग्रेस क्या कर रही है पब्लिक उतना नहीं समझ रही है, लेकिन ये अपना एजेंडा पब्लिक में फेंक रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं। ठीक है, यही सब बातें हैं। तो ये दोनों यही काम कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब था कि उसमें जो सोशल हार्मोनी था, कितना ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और यही घटनाएं कुछ होगी जो इसमें से अब मुस्लिम लीग वाले अलग चिल्लाएंगे, हिंदू वाले अलग चिल्लाएंगे। तो भाई जब नेता चिल्लाएंगे तो कुछ लोग पैदा होंगे, इनके समर्थन में पैदा होगा, कुछ लोग विरोध में पैदा होगा। अब लोग जब पैदा होगा तो कुछ अपना मांग रखेगा, हमको हिंदुस्तान बना दो, हमको पाकिस्तान बना दो। ये सारी घटनाएं होंगी, अब पाकिस्तान का जन्म होगा। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई पाकिस्तान के जन्म के टाइम में। एक सबसे पहली घटना होती है 1930 में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अधिवेशन होगा
और इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन रहेंगे? सर मोहम्मद इकबाल, ये अध्यक्ष रहेंगे। और यह अपने भाषण में पहली बार यह बोलेंगे कि हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए, हमको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। मतलब अब जो मुस्लिम है यहाँ के, इन भारत के जो मुसलमान हैं, इनको एक अलग राज्य चाहिए। पहली बार इसका जिक्र करते हैं सर मोहम्मद इकबाल। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत स्कॉलर है, मुसलमानों में इनकी बहुत मतलब अच्छी पैठ है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं और यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो देखिए कभी कभी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी आदमी बेहुदा टाइप काम कर देता है ना। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा, जो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब अच्छा होता है, थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होता है, अच्छा विचार होता है। लेकिन ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, वहाँ पे तो विभाजन की रणनीति समझाई नहीं गई होगी। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन आते हैं भारत में, देखिए अपना एजेंडा सेट करते हैं और पहली बार अपने भाषण में ये बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, सेपरेट कंट्री बनना चाहिए, जिसको ये नाम नहीं बताते हैं, लेकिन इतना बोलते हैं कि सेपरेट कंट्री बनना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो 1933 में, अब देखिए जब अध्यक्ष किसी भाषण में, अब प्रधानमंत्री अगर आके आज लाल किला पे भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर वह कुछ बोल दें, गलत बोलें या सही बोलें, अंतर ये नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, मतलब गलत बोलें या सही बोलें, पब्लिक के बीच में वो नैरेटिव चला जाता है। क्योंकि एक अध्यक्ष बोलता है या कोई भी पर्सन बोलता है किसी अच्छे मन से, तो पब्लिक के बीच में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है और लोग मानता है उसको, ठीक है ना। अब जब 30 में ये बोलेंगे इस बात को, तो 1933 में एक है चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ये कुछ अपने मित्रों के साथ मिल के एक बुक निकालेंगे, पैम्पलेट निकालेंगे, मतलब कुछ मैगजीन निकालेंगे, जो भी हो इनका, उसका नाम रहेगा नाउ और नेवर। और इसमें लिखेंगे, नाउ और नेवर में लिखेंगे कि एक जो कंट्री बनेगा, इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं उस कंट्री का नाम होगा ना पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान का बीज बो दिया गया है। तो 30 में मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि सेपरेट कंट्री चाहिए। 33 में चौधरी रहमत अली और उनके मित्र आते हैं, तो वो बोलते हैं कि एक नाउ और नेवर एक मैगजीन निकालते हैं, उसमें कहते हैं एक जो सेपरेट कंट्री बनेगा ना उसका नाम होगा पाकिस्तान। अब देखिए पब्लिक में यह नैरेटिव बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग एक अपना जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल होता था सेशन, वैसे ही मुस्लिम लीग भी अपना हर साल सेशन करती है और यह करती है 23 मार्च। यह डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च 1940 को ये कॉन्फ्रेंस होता है लाहौर में। यह ना थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। लाहौर कॉन्फ्रेंस होगा जिसको लीड करेंगे जिन्ना, और यहीं पे तो सारा मेन खेल होगा। जिन्ना इसको लीड करेंगे और जिन्ना कहेंगे कि देखिए भारत में उसमें बात चल रही है कि संविधान बनाया जाए, कैसे बनेगा इसकी बात हो रही है। और जिन्ना जब प्रेसिडेंट बनेंगे इसमें, तो अपने भाषण में बोलेंगे कि हमको ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं है जिसमें भारत का पूर्वी और ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सा है, मतलब बंगाल, ईस्टर्न हो गया बंगाल और वेस्टर्न हो गया पंजाब, ये दो हिस्सा आप इंडिपेंडेंट करिए। अब बताइए इंडिया से दो हिस्से को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया गया तो भारत, अखंड भारत कहाँ रह पाएगा, भारत की यूनिटी कहाँ रह पाएगी। और ये कहते थे अगर इन दोनों को आप अलग नहीं करिएगा, सेपरेट नहीं करिएगा, इंडिपेंडेंट अपने से नहीं करिएगा, तो हमको उस टाइप का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं है। तो इनका पूरा मानना था, जिन्ना उसमें मान चुके थे कि अब जो कांग्रेस हमारी बातों को मानेगी नहीं, और जब मानेगी नहीं तो हम अपना एजेंडा सेट करेंगे। और जिन्ना उसमें जो कट्टर जो मुस्लिम होता है उसके आवेश में आ गए थे और कट्टर मुसलमान बन गए उस टाइम तक। जिन्ना के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम। तो 1940 में ये प्रपोज़ल रखा जाएगा, 23 मार्च 1940 को तो कॉन्फ्रेंस होगा लाहौर में, इसमें प्रपोज़ल रखा जाएगा और प्रपोज़ल को रखेंगे खजी कुलमा। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। खजी कुलमा जो है यह प्रपोज़ल को रखेंगे मुस्लिम लीग का जो सेशन होगा उसमें, और यहीं पे
पहली बार 1940 में टू नेशन थ्योरी जो है मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ हम मानते हैं कि टू नेशन थ्योरी होना चाहिए, एक भारत होना चाहिए और एक पाकिस्तान होना चाहिए, जिसको पहली बार मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है 1940 में। ठीक है, और इसी को जब 1940 में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इसको, तो 3 साल बाद इसी दिन के दिन 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने मनाएगा पाकिस्तान दिवस। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो 23 मार्च 1943 को, क्योंकि पहली बार 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान का प्रपोजल पास किया गया था और 3 साल बाद उसी को याद करते हुए ये लोग 43 में पाकिस्तान दिवस मनाता है। ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इकबाल की जो हम चर्चा कर रहे थे, सर मोहम्मद इकबाल जो अध्यक्ष और इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार बोलते हैं कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। ये एक बार नेहरू से मिलने गए, तो नेहरू को ये कहते हैं कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जिन्ना एक पॉलिटिशियन है। यह इनका स्टेटमेंट है। कई बार एग्ज़ाम में अभी तक तो एक दो बार पूछा गया, आप इसे याद रखेंगे, बीपीएससी में भी पूछ सकता है कि यह इकबाल का स्टेटमेंट है। नेहरू से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि नेहरू जी आप जो है एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना जो है एक पॉलिटिशियन है। उनमें मतलब राष्ट्रभक्ति कम है, पॉलिटिशियन ज़्यादा। इस टाइप का उनका स्टेटमेंट है, पूछा जाता है। और जिन्ना के बारे में हमने बोला था कि कुछ बात करेंगे, तो जिन्ना के बारे में हमेशा 2 फेज़ आप पढ़ेंगे। अगर जिन्ना की आप बुक पढ़ें या उनके बारे में फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी घटनाओं को देखेंगे, तो जिन्ना का 2 फेज़ है। पहला फेज़ आप देखेंगे 1925 के पहले, जो जिन्ना बहुत बड़े देशभक्त हैं और बहुत एक यूनिटी की बात करते हैं, इंडिया के यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन 1925 के बाद देखेंगे तो लंदन चले जाएंगे और लंदन से जब वापस आएंगे 1935 के बाद कट्टर मुसलमान बन जाएंगे और उसमें उनका दूसरा फेज़ दिखेगा, तो उसमें वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करेंगे। मतलब भारतीय और भारतीयों के यूनिटी की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ भारत को तोड़ने की बात करेंगे। तो जिन्ना का 2 फेज़ है। इसीलिए आप देखेंगे एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, जिन्ना के मज़ार पे गए थे और जिन्ना के मज़ार पे बोल दिए थे कि जो जिन्ना है, जिन्ना एक राष्ट्रभक्त आदमी है। तो काफ़ी उनकी इस बात को लेके क्रिटिसाइज़ किया गया था और बहुत हद तक कहा जाता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने में यह एक स्टेटमेंट उनके पॉलिटिकल कैरियर को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। तो कभी भी एक मतलब स्टेटमेंट आपको लगता है कि गलत हो या सही हो, लेकिन बहुत भारी पड़ जाता है। लेकिन आडवाणी जो बोला था जिन्ना के बारे में, जिन्ना का फेज़ 1 है वही बोले थे, तो आडवाणी कुछ गलत नहीं बोले थे। लेकिन राष्ट्रवाद का माहौल है, पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा होता है कि उसको गलत नैरेटिव से सेट किया जाता है। तो आडवाणी का कहने का मतलब है कि 1919 में जिन्ना का एक स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के पास जब हाजिर होते हैं तो वहाँ पे गवाही दे रहे होते हैं। तो जिन्ना से पूछा जाता है कि आप, एक ब्रिटिशर से पूछता है कि आप सच में भारतीय राष्ट्रवादी के हैसियत से बोल रहे हैं? तो जिन्ना बोलते हैं कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी के हैसियत से बोल रहा हूँ और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी कि हिंदू मुस्लिम एक होके भारत के यूनिटी की बात करेगा। मुझे उस दिन इस बात के लिए बहुत खुशी होगी कि भारत के यूनिटी की बात की जाएगी। इस तरीके के मतलब नेशनलिस्ट थे उस समय जिन्ना। और 1916 में हमने देखा था कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आती है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आते हैं, तो यहाँ पे जिन्ना का कितना बेहतरीन रोल है। और यही रोल को देखते हुए एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट इनको जिन्ना को कहती हैं कि आप जो हैं हिंदू मुस्लिम एकता के आप एम्बेसडर हैं, दूत हैं। तो यह जो जिन्ना का पहला फेज़ है एक नेशनलिस्ट के रूप में है और इसी घटना को आडवाणी जी ने वहाँ पे रख दिया था। तो कुछ लोग भारत में बहुत मतलब उनकी बातों को छींटाकशी हुई थी और उनके पॉलिटिकल कैरियर को भी बहुत डैमेज हुआ था उसके बाद। और देखिए, और जिन्ना का जो दूसरा फेज़ है वो हमने देख ही लिया कि वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की एकता की बात करते नहीं हैं। तो ये सब था और यही सब घटनाएं जो थी पाकिस्तान को जन्म देने के लिए जिम्मेदार हैं और यही सब कुछ लीडर हैं जो पाकिस्तान को पैदा होने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये तो घटना थी पाकिस्तान का मांग कैसे होता है।
दूसरा हम देखेंगे उसमें क्लेमेंट एटली जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ब्रिटेन में सत्ता बदल गई है, अब लेबर पार्टी का गवर्नमेंट आ गया है वहाँ पे, और जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ पे पीएम बनेंगे क्लेमेंट एटली। और जब क्लेमेंट एटली बनेंगे तो देखिए जब भी कोई सत्ता बनती है तो आप देखेंगे बहुत नए नए काम होते हैं। और ये जो क्लेमेंट एटली हैं नेहरू जी के बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ये तीनों जो कैबिनेट मंत्री थे वो तीनों नेहरू जी के मित्र थे। और ये जो एटली बनेंगे ये भी नेहरू के मित्र हैं। और जो क्लेमेंट एटली को कहा जाता है कि यह लेबर पार्टी से चुन के आते थे, और लेबर पार्टी हमेशा ही थोड़ा मॉडरेट थी वहाँ पे, मतलब यह भारत के पक्ष में उतना कड़ा डिसीजन लेने के लिए नहीं जानी जाती थी। जब जब इस लेबर पार्टी की सत्ता वहाँ पे आई है ब्रिटेन में, तब तब देखा जाता था कि भारत में जो रिफॉर्म होते थे थोड़ा सा लिबरल टाइप में होते थे, क्योंकि यह जो पार्टी है उनका काम करने का नेचर थोड़ा सा लिबरल टाइप में। अब जैसे कि भारत में भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक बीजेपी है, यही दोनों पार्टी लीड करती है अगर हम बात करें भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की तो। लेकिन दोनों पार्टी के काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। वैसे ही ब्रिटेन में भी है, जब लेबर पार्टी आती है तो उनका काम करने का थोड़ा लिबरल है और उसका भी फ़ायदा भारत को मिलता है। दूसरा ये मिलता है कि क्लेमेंट एटली और उसमें जितने बड़े बड़े नेता थे उसमें उनकी जो फ्रेंडशिप थी नेहरू जी से अच्छी थी। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस टाइम में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई है वहाँ से मतलब काफ़ी त्रस्त हो गए हैं अंग्रेज़। और जो डिप्लोमेसी हो रही है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, हमने आईएनए के संदर्भ में भी आपको बताया था, तो दबाव पड़ रहा है और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो ये सारी घटनाएं जो होगी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, सारी घटनाएं मिला के अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पे मजबूर करेगी। इसमें एक और ये भी बात याद रखिएगा कि अगर हम बात करें कि उसमें ब्रिटेन का राजा कौन था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें राजा था जॉर्ज VI। यह उस समय राजा था जब भारत को आज़ादी मिलती है। तो क्लेमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो यह घटना है 20 फरवरी 1947 को। और इनका विचार जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा लिबरल है। तो ये दो डिक्लेरेशन करेंगे। क्लेमेंट एटली का जो डिक्लेरेशन होगा इसमें दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला बात तो ये कहेंगे कि जून 1948 तक अंग्रेज़ भारत को छोड़ देंगे। जून 1948 तक अंग्रेज़ भारत को छोड़ देंगे। देखिए एक डेट ये दे देते हैं कि उसके पहले अब प्रोसेस चलेगा। एक तो ये बात तो है नहीं कि आज हम बोल दी तो कल कर देंगे, सब प्रोसेस होता है, थोड़ा सा पेपर वर्क भी होता है। तो ये कहते हैं कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे, उसके पहले जब भी हो जाए। दूसरा ये बात कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इनको हम वायसराय बना के भेजेंगे। और जो भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन उसमें चरम पे चल रहा था, उसका जो विभाजन करना होगा, पार्टीशन करना होगा, उनका सारा निर्णय हम लॉर्ड माउंटबेटन को पावर दे देते हैं, वहीं करेंगे। और ये जो दोनों घटनाएं हैं कहीं ना कहीं भारत को यह चीज़ पसंद आ रही है। यह तो सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि यही डिमांड हो रहा था। लेकिन माउंटबेटन आते हैं, लोगों को अब डर है कि कहीं ना कहीं भारत का विभाजन होगा, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस के लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, गांधी जी हैं, ये भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं। इनका मानना है कि अभी भी भारत पाकिस्तान एक रहे, विभाजन नहीं हो। सारे बड़े नेता यही मानते हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी होगी कि विभाजन करना पड़ेगा, और कैसे होगा उसको हम देखेंगे। अब देखिए जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आएंगे, यह आएंगे मार्च 1947 में आएंगे, मतलब फरवरी में एटली का डिक्लेरेशन होगा और 1 महीने बाद माउंटबेटन इंडिया आएंगे। जब यह इंडिया आएंगे तो ये 2 काम करेंगे। पहला काम करेंगे, ये लाएंगे एक बाल्कान प्लान। एक बाल्कान प्लान लाएंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बाल्कान प्लान किसने लाया था, किसका मतलब किसके थ्रू बनाया गया था। तो माउंटबेटन के थ्रू बनाया गया था। इसी को हम कहते हैं डिकी
वर्ल्ड प्लान, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, बाल्कान प्लान कहिए या डिक्की वर्ल्ड प्लान का ही कहिए। तो ये कहते हैं, इस प्लान के थ्रू ये कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि प्रांत जो भी हैं, जो प्रिंसली स्टेट है और जो ब्रिटिशर्स जो प्रांत हैं, इन दोनों को इंडिपेंडेंट रहने की छूट दे दी जाएगी। वे चाहे तो भारत में मिल सकते हैं और चाहे तो भारत से अलग रह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये भारत है, ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ बहुत सारे स्टेट उस समय हैं। तो ये कहते हैं कि अगर जिसको इनमें चाहे तो या तो यूनाइट इंडिया में आ सकते हैं, चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहीं ना कहीं भारत में, एक भारत में कई भारत को खंडित कर दिया, विभाजित कर दिया। यह बाद में हम देखेंगे कि यह प्लान किसी को पसंद नहीं आएगा। मतलब ये तो भारत को आज़ाद करने की बात करते हैं, लेकिन एक भारत में कई भारत बनाते हैं या, और भारत को खंड खंड में बांट बोलते हैं। जिसको मन करेगा भारत में मिल सकता है, जिसको मन करेगा नहीं मिल सकता है। एक तरीके से वह जो रजवाड़े हैं उस समय, उनको वह इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि अपने मन की कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि जो पंजाब है, इधर का एरिया जो है पंजाब, और इधर में है बंगाल। तो देखिए, मुस्लिम लीग भी तो यही कह रही थी कि पंजाब और बंगाल को बांट दीजिए। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि पंजाब और बंगाल, इन दोनों को हम विभाजन करेंगे। अब लग रहा है भारतीयों को कि भारत में आप अंदर तो कई भारत बना दिए, बंगाल को बांट रहे हैं, पंजाब को बांट रहे हैं, कहाँ पे यूनाइट इंडिया को आप छोड़े? आप कौन सा स्वतंत्रता दे रहे हैं? आप तो मतलब अंग्रेज तो चले जाएंगे, मतलब एक दूसरे से सब लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ये तो और ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये दो बात बोलेंगे, एक बोलेंगे कि प्रिंसली स्टेट और जो भी ब्रिटिशर्स के अधीन जो भी हैं, मतलब जो प्रांत है, वो चाहे तो अपने इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, चाहे तो भारत में आ सकते हैं। दूसरा कहेंगे कि पंजाब और बंगाल को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, इसमें पार्टीशन कर देंगे। यह योजना जो है, इसके तहत भारत में कई टुकड़े हो जाते, मतलब हो जाते अगर ये प्लान लागू होता। नेहरू से माउंटबेटन एक भेंट करते हैं समझाने के लिए, और यह प्लान बनाते हैं, अपने योजना के बारे में उनको बताते हैं। नेहरू ने इस योजना पे सुनते ही बहुत बेजोड़, मतलब गंभीर आपत्ति करी, और नेहरू इसको सिरे से खारिज कर देते हैं और बोलते हैं यह योजना हमें मंजूर नहीं, ऐसा भारत हमें मंजूर नहीं, आप अपना प्लान अपने पास रखिए, हमको ऐसा भारत नहीं चाहिए, हमको ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन का जब पहला प्लान फेल हो जाएगा, तब जून 1947, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक दूसरा प्लान बनाएंगे। इसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान, और यह प्लान कुछ हद तक कामयाब हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जब बनेगा, ये दूसरा प्लान है, ये भी माउंटबेटन का ही है। ये कहेंगे कि जो अभी कम्युनल जो कंडीशन हो गया भारत का, मतलब सांप्रदायिकता की जो स्थिति है अपने चरम पे हो गई है, और अभी जो कानून प्रशासन लॉ ऑर्डर जो भी है ना, ये बहुत डिसऑर्डर हो गया, बहुत भंग हो गया है। यहाँ पे अगर पॉलिटिकल अगर देखें तो बहुत अनस्टेबिलिटी हो गया है। इस आधार पे ये कहते हैं कि भारत के विभाजन ही एक रास्ता है हमारे पास, भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया जाए, दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये कहते हैं कि हम भारत और पाकिस्तान को बांटने पे मतलब काम करेंगे, दूसरा कोई हमें रास्ता नज़र नहीं आता है। जब यह बात बोलेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, तो अब यहाँ पे आएंगे गांधी जी, और गांधी को यह बात बड़ी बुरी लगेगी। गांधी किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समर्थन में नहीं है, और वो कह रहे हैं एक परिस्थिति जब आएगी, दो प्लान माउंटबेटन बताते हैं। पहला प्लान जो था इनका बाल्कान प्लान, डिक्की वर्ल्ड प्लान था। दूसरा प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन का भारत पाकिस्तान का विभाजन। पहला तो किसी हद तक कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, दूसरे पे अब दो ही बात है, कांग्रेस दूसरे पे कहीं ना कहीं जाके एग्री हो जाती है, जिसमें नेहरू, पटेल वगैरह जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो इनके पास कोई ऑप्शन उसमें है भी नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। और परिस्थिति ऐसा बन गई है कि लग रहा है कि पाकिस्तान का विभाजन अब रुक भी नहीं सकता है। यहीं पे गांधी आएंगे, तो गांधी कहेंगे, माउंटबेटन को सलाह देंगे
कि आप उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है, आप इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जिन्ना को आमंत्रित करिए और जिन्ना को बोलिए कि जिन्ना सरकार बना लें। और अगर जिन्ना सरकार बना लेंगे तो भारत की सत्ता जिन्ना के हाथ में आप सौंप दें, भारत पाकिस्तान एक रहेगा और अंतरिम सरकार का जो हेड होगा, जो नेहरू बने थे अंतरिम सरकार के हेड, आप जिन्ना को सौंप दें। और जिन्ना को अगर यही नहीं चाहिए उनको कि सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट पाकिस्तान क्या करेगा, तुम पूरे भारत पाकिस्तान दोनों को मिला के तुम हेड बन जाओ उसका। लेकिन जिन्ना को पद की लालच नहीं थी, जिन्ना सांप्रदायिकता के आग में इतना झुलस रहे थे कि उनको एक सिर्फ सेपरेट राष्ट्र बनते हुए देखना था। जिन्ना को कोई पद उसमें नहीं चाहिए था। और देखिए जिन्ना को ये चीज़ पता था, अगर हम इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष बना दिए गए, प्रधानमंत्री उसमें बना दिए गए, तो कभी भी हम चुनाव में जाएंगे तो हमारा जनाधार है नहीं देश में, हम बुरी तरीके से हारेंगे और फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए जिन्ना कोई पद लेने के लिए भी आगे नहीं आते हैं। और गांधी कहते भी हैं कि जिन्ना को आप आइए और पद को संभालिए। ये माउंट बेटन से जिन्ना कहते हैं, तो माउंट बेटन कुछ तैयार हों उनके पहले जिन्ना खुद अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और वो खुद प्रधानमंत्री बनने को तैयार भी नहीं होते हैं, क्योंकि पता है उनको कि जनाधार मेरा है नहीं। अंतरिम सरकार कितने दिन तक चलेगी? जब संविधान सभा बनेगा, भारत तो आज़ाद हो गया, संविधान सभा बनेगा 2-3 साल के बाद, तो उसके बाद तो हमें जाना पड़ेगा चुनाव में। और हम चुनाव में गए हैं तो एक बार अपना हार देख चुके हैं, दोबारा चुनाव में जाने से डरते हैं और इसलिए आगे आके लीड नहीं करते हैं, केवल अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर में बताया कि हिंदू जो संगठन है या मुस्लिम संगठन है, ये केवल अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, तो अब गांधी कहते हैं यहाँ पे कि आप इनको अध्यक्ष बनाइए इंतरिम गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री बना दिए, पीछे हट जाएंगे। कांग्रेस भी इस मत से पीछे गांधी को सपोर्ट नहीं करेगी, कहेगी जो इतना कट्टर आदमी है उसके हाथ में अगर आप भारत की बागडोर दे देंगे तो कहीं ना कहीं तो रोज़ राइट करवा देगा, हिंदू मुस्लिम राइट करवा देगा। तो कोई भी इनसे समर्थन में नहीं आता है, जिन्ना खुद समर्थन में नहीं आते हैं, ये मामला वहीं पे हट जाता है और गांधी वहाँ पे बहुत नाराज़ होंगे। और गांधी को अब लग रहा है कि कांग्रेस भी विभाजन के लिए एग्री हो गई है और कांग्रेस विभाजन हो रही है, उसमें नेहरू, पटेल, सब लोग विभाजन के लिए एग्री हुए हैं। ठीक है, यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि नेहरू पटेल उसमें पूरे कांग्रेस में एक वोटिंग होता है, सब लोग विभाजन के लिए एग्री होता है। अब गांधी को लग गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भी तैयार है, ब्रिटिशर्स भी तैयार हैं और कांग्रेस भी तैयार हो गई है, भारत और पाकिस्तान बनेगा। तो गांधी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी, क्योंकि लीड वही कर रही है, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरे लाश के ऊपर यह बंटवारा होगा और जब तक मैं ज़िंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए मैं राज़ी नहीं होऊंगा। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर मेरा वश चले तो कांग्रेस को मैं इस बंटवारे के लिए राज़ी नहीं होने दूँ। यह गांधी का स्टेटमेंट है, इस टाइम में आता है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यह किसका स्टेटमेंट है, कब दिया था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन जब इनको फ्री हैंड मिल गया, कांग्रेस ने भी बोला कि चलिए ठीक है, अब आप भारत पाकिस्तान का बंटवारा आप कर सकते हैं, तब वह एक प्रपोजल रखते हैं माउंटबेटन योजना और उसमें कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को 2 स्टेट बनेगा, 2 कंट्री बनेगा, जो होगा एक होगा इंडिया और दूसरा होगा पाकिस्तान। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं संविधान सभा अपना काम करेगी, पाकिस्तान में अलग संविधान के लिए अलग संविधान सभा होगा, भारत में अलग संविधान होगी, अलग संविधान सभा होगी तो भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, और दोनों देशों को बीच में बांटने के लिए एक लाइन होगा जिसे ये कहते हैं रेड क्लिफ लाइन होगा। और सर रेड क्लिफ हैं, इन्हीं के द्वारा यह विभाजन किया गया था, लाइन खींचा गया था, उन्हीं के नाम पे रखा गया रेड क्लिफ लाइन होगा, जो दोनों के विभाजन का रास्ता तय करेगा। यही सब कुछ बोलेंगे। और ये कहते हैं, तीसरा बात ये कहते हैं कि देसी रजवाड़े अपना जो सत्ता बनाए रखते थे उनकी सत्ता अब समाप्त हो जाएगी, वो किसी एक में शामिल हो सकते हैं, या तो इंडिया में शामिल हो जाएंगे
या पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे या मन करे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे भी एक अपना चाल चल दिया और यही जो चीज़ होगी आगे बहुत क्रिटिकल होगा, जिसमें आप जूनागढ़ पढ़ते हैं, हैदराबाद पढ़ते हैं, कश्मीर पढ़ते हैं, यही सारी जो इनका एक लाइन है कि सारे स्टेट माउंटबेटन बोलते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली नहीं, जो देसी रजवाड़े हैं मतलब वो या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या इंडिपेंडेंट हो। यही एक लाइन बाद में बहुत घातक बनेगा, जो जिसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि पटेल का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये इसमें कुछ प्रावधान है, यही सब कहा जाएगा। चौथा बात ये कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों को सत्ता सौंप देगी, जिसके बाद दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट राष्ट्र हो जाएंगे। अब देखिए कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को आज़ादी के लिए दिन क्यों चुनते हैं। कोई भी दिन चुनने का एक कारण होता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, उनसे पूछा गया, अपने एक बुक में उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो जापान ने आत्मसमर्पण किया था 15 अगस्त के दिन। हमने देखा कि जापान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। पहले जापान ने अमेरिका के पोर्ट को तहस नहस करता है, लेकिन बदला लेने के लिए अमेरिका ने पूरे जापान पे जो नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराता है तो जापान तहस नहस हो जाता है। तो 15 अगस्त को जापान आत्मसमर्पण कर देता है अमेरिका के सामने, और अमेरिका के एलाई उसमें इंग्लैंड है। तो कहीं ना कहीं यह एक दिन था, उसी दिन को यह याद रखने के लिए 15 अगस्त को भारत की आज़ादी दिलाने की मतलब वो डेट रखते हैं। इसका अगर संबंध देखा जाए तो 15 अगस्त जो दिन था वह था जापान का आत्मसमर्पण वाला दिन था। वही दिन उनके दिमाग में आया और वही दिन उन्होंने चुना। ठीक है, अब देखिए, अब तो हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट बनेंगे, इतना लॉर्ड माउंटबेटन ने तय कर दिया। भारत में भी लोग मानने लगे, कांग्रेस भी अब मान चुकी है, जिन्ना भी अब खुश हैं कि हमारा पाकिस्तान मिलने वाला है। जब इतना कुछ होगा तो कोई भी काम होता है तो उसका कुछ लीगल प्रोसीजर होता है। तो स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट आएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनेगा, ये बनेगा 1947 में। और यह आप डेट याद रखेंगे, यह डेट है 18 जुलाई 1947। और इसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस प्रपोज़ल को रखा जाएगा और यह प्रपोज़ल पास हो जाएगा। तो इसके बाद कहा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, दोनों देश आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान का हमेशा देखेंगे आप 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, मतलब 12 बजे रात को टाइम हो गया, 15 अगस्त हो गया तो भारत आज़ाद हो गया। और 12 बजे रात को नेहरू जी बड़े ओजस्वी भाषण देते हैं, बड़ा चमत्कारिक भाषण देते हैं, बहुत अच्छा भाषण है। और उस भाषण को कई बार कोट किया जाता है। वो कहते हैं, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप एट नाइट इंडिया गेट्स फ्रीडम, ऐसे कुछ करके उनका भाषण है। मतलब इसका अर्थ है कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत में एक नया सवेरा हो रहा है। इस टाइप से बड़ा मतलब ओजस्वी और बहुत बढ़िया भाषण नेहरू जी भाषण देने बड़े मतलब अच्छा भाषण देते थे। तो अब 12 बजे तो भारत आज़ाद हुआ, और पाकिस्तान का आप टाइम देखेंगे ना, आधा घंटा पहले चलता है। तो पाकिस्तान अपने आप को मानता है कि हम तो पहले मतलब आधा घंटा पहले चलता है। तो अगर टाइम के हिसाब से तो हम 11:30 में हमको आज़ादी मिली ना, तो यह अपना 14 अगस्त मनाता है। और आज भी देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के तहत तो आज़ादी दोनों को 15 को मिली। अब भले पाकिस्तान अपने आप को 14 अगस्त मान लो, अलग बात है, क्योंकि डे टाइम के हिसाब से अभी भी हर साल जब पाकिस्तान में झंडा फहराया जाता है 14 अगस्त को, तो पहला जब झंडा फहराया गया था ना, तो वहाँ पे जिन्ना भाषण दिए थे। और पहले भाषण में बोले थे, आज 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं। और यही भाषण हर साल जिन्ना के आवाज़ में टेप रिकॉर्ड कर लिया गया है। और पहला भाषण हर साल पाकिस्तान के मतलब स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ना भाषण दिया जाता है। और जिन्ना का वही भाषण जो 15 अगस्त वाला हुआ था वो भाषण सुनाया जाता है। तो पाकिस्तान की कुछ बातें हैं, उससे हम लोग को ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को
12 बजे रात को आज़ाद होता है और नेहरू जी उसी टाइम में आते हैं 12 बजे रात को और भाषण देते हैं, और उस भाषण को बहुत अच्छे से मतलब कई बार हर जगह देखेंगे आप कोट किया जाता है। तो यह स्वतंत्रता अधिनियम का कुछ एक्ट था जो 18 जुलाई 1947 को आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, तो आप डेट थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि हमने तो पूरा देख लिया भारत आज़ाद हो गया, लेकिन अगर हम आपसे पूछें भारत आज़ाद कैसे हुआ, हमको समझाइए, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें, कांग्रेस का गठन से स्टार्ट करें कि 1857 की क्रांति से स्टार्ट करें कि गांधी के मूवमेंट से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम सोचे हैं कि एक आपको हम टेबल बना देंगे और उसमें एक थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख देंगे, आपको समझने में आसानी होगी कि भारत आज़ाद होता है तो उसके पीछे कुछ कारण जो हैं, कौन से कारण जिम्मेदार हैं। चलिए उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे डोमेस्टिक कारण जो है, आंतरिक कारण, जो हमने आपको आईएनए पढ़ाया था तब बताया था कि डोमेस्टिक कारण कुछ है जो भारत को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। दूसरा हम देखेंगे विदेशी कारण, जो इंटरनेशनल फैक्टर हैं। तो इन दोनों को मतलब भारत अंग्रेज क्यों छोड़ते हैं, इन दोनों को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो डोमेस्टिक कारण होगा, दूसरा विदेशी कारण होगा, जो इंटरनेशनल पॉलिसी होगी या इंटरनेशनल कौन से फोर्स हैं जो ब्रिटिशर्स को प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम इंडिया का जो कॉलोनी बना के रखे हो इसको छोड़ो। चलिए इस पर हम थोड़ा सा बात करें। अगर हम इसमें देखें आंतरिक कारण क्या क्या है, मतलब डोमेस्टिक कारण क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहला कारण होगा कि भारत में जो नेशनलिज्म है, भारत में उसमें जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, अपने चरम स्थिति पर पहुंच गई है। और जब चरम स्थिति पर पहुंच गई है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हमने देखा था, उस तक भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते जनता अब काफ़ी उग्र हो गई है। जो जनता पहले अंग्रेज़ों से डरती थी, अंग्रेज़ों के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, पहले आंदोलन में देखते थे कि आंदोलन जैसे शुरू होता था अंग्रेज़ दमन कर देते थे, उस जनता ने 1942 के आंदोलन में आते आते अपना लीडरशिप खुद कर रही है। गांधी कहते हैं कि कोई लीडर अगर आपका नहीं है, सब जेल में चले जाएंगे, तो आप अपने नेता खुद हैं। तो जनता अपनी नेता खुद बन गई है और इसमें बहुत सारी हिंसाएं होती है। तो पब्लिक है कहीं ना कहीं उसमें नेशनलिज्म की भावना जग गई है, एक राष्ट्रवाद की भावना जग गई कि नहीं हमको अब आज़ादी लेना है, हम अब खुद लड़ेंगे। देखिए कभी कभी होता है ना कि आपको कितना भी कोई समझा दे कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एग्ज़ाम में आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि एक ऐसा मोमेंट आता है और आपको अंदर से फीलिंग आने लगता है नहीं यार हमको पढ़ना है, और उसके बाद ना आप बहुत अच्छे मन से पढ़ते हैं। आप देखे होंगे कई बार ये बदलाव आ जाता है। तो कोई भी कारण हो सकता है आपके पीछे, किसी का मोटिवेशन हो, कोई समझा दिया हो, या कभी कभी अपने भी दिमाग में आदमी सोच लेता है ना, अच्छी चीज़ें दिमाग में आते रहती हैं, तो अपने से खुद से भी लगता नहीं हमें पढ़ना है, तो आदमी उसके बाद पढ़ने लगता है। तो ये जो अपना जो सेल्फ फीलिंग होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ाई के लिए हो या नेशन के लिए हो, कुछ भी, मतलब एक अंदर से एक फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। जैसे एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन होता है कि हम आपको समझा दिए कि आप पढ़िए, आप मोटिवेशन 2-3-4 दिन तक पढ़िएगा, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। एक होता है इंस्पिरेशन, जो आपको अंदर से निकलेगा, वो खुद ही निकलेगा आपके भीतर से कि नहीं हमको पढ़ना, आप खुद से इंस्पायर्ड होते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो ये इसमें जो जनता है ना, इसमें जनता के बीच में नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया, खुद से आ रही है। तो एक कोई नेता के चक्कर में नहीं पड़ रही है, और इनको लग गया खुद ही कि नहीं हमें अब आज़ादी से लड़ना है और निजात पाना है। दूसरा कारण है कि भारतीय सेना, जो हमने देखा था पहले कि सीडीएम में हमने देखा था कि भारतीय जो सेना है और जो आर्मी इनकी है, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है, तो आर्मी के दम पे ही तो दमन करते थे, विद्रोह जो होता था उसको कुचलते थे। तो जो सेना है ना, वो सेना इनके खिलाफ चली गई है। और जब सेना में नेशनलिज्म आ जाता है तो उसमें भारतीय का एक, चूँकि वो थे तो भारतीय, ज़्यादातर जो सेना में लोग तो भारतीय थे, और भारतीयों के अंदर जो सेना के अंदर एक नेशनलिज्म आ गई है, तो हथियार चलाना बंद कर दे रहे हैं। और जब सेना आपके पास नहीं हो तो
तो आप क्या करिए। किसी भी देश की सेना अगर समझिए अगेंस्ट चल रही है सरकार की, तो उस देश की क्या कंडीशन होगी आप सोच सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा अगर हम बात करें तो जो ब्यूरोक्रेसी था उस समय, जो ब्यूरोक्रेसी के आधार पे उस कोई भी गवर्नमेंट आप देखेंगे सेना और ब्यूरोक्रेसी के आधार पे ही कमांड करती है। बॉर्डर पे तो सेना लड़ेगी और इंटरनल जो घटनाएं होती हैं उसको आईएएस आईपीएस वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी वो संभालते हैं। लेकिन जो उसमें ब्यूरोक्रेसी है ना, उसमें संकट आ गया है। जो आईसीएस उसमें होता था, ऐसे जो पद होते थे, इस पदों पर कहीं ना कहीं अब भारतीय लोग ज़्यादा आ गए हैं। जो देखिए हम लोग कहता है मॉडरेट का कोई योगदान नहीं है, मॉडरेट शुरू से लड़ रहे हैं कि हमको पार्टिसिपेशन दीजिए, हम आईसीएस में आएंगे। उनका जो मांग था 85 में कांग्रेस बनता है और मॉडरेट जो अपना मांग स्टार्ट करते हैं, वो मांग कहीं ना कहीं देखिए आपको 47 में दिखेगा। कहीं ना कहीं अब जो ऊंचे पद हैं आईसीएस का, वहाँ पे हम देखेंगे कि आईसीएस का जो पद होगा वहाँ पे भारतीय लोग अब ऊंचे पद पे आ जाएंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भारतीय लोग आ जाएंगे और भारतीय ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे और भारतीयों में नेशनलिज्म आ जाएगा। तो इनकी जो सेना है, आर्मी है और ब्यूरोक्रेसी है, सारा भारतीय है, लगभग भारतीय हैं ज़्यादातर, और नेशनलिज्म की भावना उसमें आ जाएगी, तो सारा ब्रिटिशर के अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है ना। और चौथा हम बात करें तो सांप्रदायिकता का इतना बड़ा उसमें तांडव रचा जाएगा। तांडव मतलब बहुत बड़ी त्रासदी होगी। अंतिम दिनों में उस टाइम हम देख 1945, 46 या 47 के टाइम हम देखते हैं कि प्रशासन तहस नहस हो जाएगा, प्रशासन कुछ कर नहीं पाएगा। जब देखते हैं दंगा जब ज़्यादा हो जाता है तो प्रशासन भी एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं लाचार हो जाता है। तो ये जो कारण है ना, इसीलिए हम कहते हैं किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है नेशनलिज्म को फैलाने में, नेशनलिज्म का प्रसार करने में देश में। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ भगत सिंह का योगदान है, कैसे कह सकते हैं सिर्फ नेहरू का योगदान है, और कैसे कह सकते हैं सिर्फ गांधी का योगदान है। हर किसी का योगदान है, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान है, चाहे वो भारतीय नेता हो या उसमें का कोई राइटर हो, थिंकर हो, या उसमें का पब्लिक हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, किसान हो, हर किसी का योगदान है नेशनलिज्म में। दूसरा हम बात करते हैं सेना का, जवान का और ब्यूरोक्रेसी का, उनका भी तो योगदान है। तीसरा आईसीएस की अगर हम बात करें तो आईसीएस की मांग मॉडरेट पहले से उठा रहे हैं, और देखिए उनकी मांग का फल यहाँ मिलता है, और आईसीएस में लोग आते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ जाते हैं। इसलिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ब्रॉड स्तर पे फ्रीडम स्ट्रगल को या अच्छे बुक पढ़ते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सिर्फ गांधी का योगदान था, सिर्फ नेहरू का योगदान था, या सिर्फ पटेल का योगदान था, या सिर्फ भगत सिंह का योगदान था, या सिर्फ किसानों का योगदान था। वो कलेक्टिव बात करते हैं। यह हमारा फ्रीडम स्ट्रगल एक कलेक्टिव सोच का, रणनीति का और आंदोलन का हिस्सा रहा है। तो आप एक व्यक्ति को अगर आप कहते हैं कि गांधी ने ही देश को आज़ाद कराया, अंबेडकर आज़ाद कराया, या नेहरू ने ही, किसी एक का नाम लेते हैं और उन्होंने ही अगर देश को आज़ाद कराया, तो आप समझिए कहीं ना कहीं अपने इतिहास के साथ, अपने जो हिस्ट्री है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके साथ कोताही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो था हमारे मतलब कुछ इंटरनल जो घटनाएं थी। अब देख रहे थे एक्सटर्नल क्या घटनाएं हैं, विदेशी क्या घटनाएं थी। इस समय सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है, और सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म होता है ना, देखिए कोई भी जब वार ख़त्म होता है ना, किसी भी देश की स्थिति बड़ा गंभीर हो जाती है। इकोनॉमिकल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। आप जीतिएगा तब भी आपकी काफ़ी क्षति होती है। ठीक है, लड़ाई में क्षति दोनों को होता है। आप जीत जाते हैं तो आप जीत के जश्न में आपको लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन क्षति आपको भी होती है इकोनॉमिकल। और ब्रिटिशर्स उस समय उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई, इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर हो गई है, और साथ में इनकी सैनिक पोजीशन, जो आर्मी इनका जो हेड होती थी, जिससे शासन करते थे, हमने यहाँ पे आर्मी देख ही लिया। ब्रिटेन में भी इनकी आर्मी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि इनके पास इकोनॉमी कम हो गया है। ठीक है, और पब्लिक को भी लग रहा है कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार हमको लड़े, हमको क्या मिला। भाई ब्रिटेन में जो सत्ता की लड़ाई है, तो सत्ता की लड़ाई में जो सत्ता में बैठे वो मलाई चाटेंगे। पब्लिक को क्या मिलता है? पब्लिक को लड़ाई से कुछ मिलना जुलना नहीं है। तो ब्रिटेन में अब सेना कमज़ोर हो रही है, भारत में भी कमज़ोर हो रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसी टाइम हम देखते हैं यूएसए और यूएसएसआर, ये जो दो कंट्री है ना, ये इमर्ज हो रही है दोनों कंट्रियाँ। पहले तो सिर्फ ब्रिटेन था, अब यूएसए हम देखते हैं जापान को तहस नहस कर चुका है।
तो यह जो यूएसए है और यूएसएसआर है, जो एलाई कंट्री था उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में, और ये सब जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो थोड़ा सा इमर्ज बढ़ता है। तो जो पहले सिर्फ ब्रिटेन अपना दुनिया पे राज करता था, अब सिर्फ एकमात्र ब्रिटेन का राज नहीं रहा, उसको मतलब चैलेंज देने के लिए ब्रिटिश यूएसए भी आ जाता है और यूएसएसआर भी आ जाता है। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, ब्रिटेन में सत्ता इसमें परिवर्तन हो गया है, लेबर पार्टी का सत्ता आ गया है। और लेबर पार्टी के बारे में कहा जाता है कि लेबर पार्टी जो है थोड़ा सा लिबरल है और भारत के पक्ष में, मतलब थोड़ा मॉडरेट होकर सोचती है और भारत के प्रति थोड़ा लीनियंट व्यू अपना के अपना काम करती है, अपेक्षाकृत यह लिबरल है दूसरे पार्टी से। ठीक है। और चौथा घटना यहाँ पे होती है, इसको पूरा ही लिख देते हैं, लेबर पार्टी। चौथा घटना होती है कि यूनाइटेड नेशन अभी के टाइम में बनता है। और जब यूनाइटेड नेशन बनेगा ना, तो इसका काम क्या होगा कि दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा, उसको सॉल्व करेगा। तो शुरू में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो काम बड़ा अच्छा से करता है। तो यूनाइटेड नेशन बनेगा तो इसका भी एक मतलब प्रेशर होगा। तो ये सारी कुछ घटनाएं होगी जो मतलब विदेशी कारण होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जो ब्रिटिशर्स पे दबाव डालेंगे कि देखिए आप बहुत राज कर रही है, अब टाइम वो नहीं है, टाइम बदल चुका है, आप भारत को आज़ाद करिए, भारत छोड़ के अब जाइए। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, अंग्रेज़ों ने भारत को क्यों छोड़ा, तो हमने एक छोटा सा टेबल बनाया कि आप गांधी से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले आप इंटरनेशनल और एक्सटर्नल फैक्टर देख लीजिए और उसमें आपको जितना मन करे, गांधी, नेहरू, सुभाष, अम्बेडकर, जिसका मन करे लिखते रहिए इधर में 3-4 पॉइंट देके, और एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसको भी आप जिक्र करते रहिए। ये सारी घटनाएं हो गई। अब देखिए, अब भारत हमारा आज़ाद हो गया है। यहाँ पे इसके बाद यही कारण था, भारत को ब्रिटिशर्स छोड़ते हैं मजबूरन बस। यहाँ पे एक दूसरी ये भी बात कही जाती है ना कि आप किसी पे रूल करते हैं तो एक टाइम तक ही रूल कर सकते हैं जब तक वह व्यक्ति अपनी गुलामी को स्वीकार करता है। जब वह चाह देगा ना, उसके अंदर में ये विल आ जाएगा कि नहीं, अब हमको गुलामी स्वीकार नहीं करना, हमको आज़ादी चाहिए, तो आप धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपको स्वतंत्रता देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी को कोई गुलाम बना कर ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। आप हिस्ट्री में इसके तमाम उदाहरण हैं कि कोई किसी को भी गुलाम बनाया हो, किसी को भी अपने अंडर में रखा हो, लेकिन एक टाइम के बाद उसको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सत्ता में हैं, आप किसी को अपने अंडर में रखे हैं तो ज़िंदगी भर आप सत्ता में हैं तो शक्तिशाली रहिएगा। कभी आपकी सत्ता कमज़ोर होगी और जो सत्ता में नहीं है, जिसको आप गुलाम बनाए हैं, उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी और वह आपसे ताकतवर बन जाएगा, और जिस दिन ताकतवर बनेगा सत्ता पलट के रख देगा। ठीक है, ये हिस्ट्री में देखा गया और ऐसा होता है। इसीलिए इसे सीख यही मिलती है कि किसी पब्लिक को आप दबा के नहीं रख सकते हैं। कितना दिन दबा के रखिएगा। साइंस का भी एक थ्योरी है ना कि फोर्स को आप दबा नहीं सकते, कहीं ना कहीं से वो निकलेगा ही। तो कुछ दिन तक आप दबाइएगा, फिर रिवॉर्ड तो होना तय है। तो इसीलिए मिलजुल के मॉडरेट रहिए, मिलजुल के रहिए साथ में, अच्छा सोचिए। इसका मतलब यही हुआ। तो अब जब देश आज़ाद होगा ना, तो देश आज़ाद होगा तो संविधान सभा बनेगा, और जब संविधान सभा बनेगा तो यहाँ से बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन खूब पूछता है। तो चलिए हम थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या 2-4 फैक्ट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले होता कब है। 1895 में एक स्वराज विधेयक आता है। यह स्वराज विधेयक बनाने का काम कौन करेगा? यह तिलक के मार्गदर्शन में बनेगा। यह डायरेक्शन देंगे तिलक, और इनके डायरेक्शन में बनेगा स्वराज विधेयक। और पहली बार ये कहेंगे कि भारतीयों के इच्छानुसार संविधान बनना चाहिए। हालांकि ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे इसकी, लेकिन पहली बार ये कहेंगे कि स्वराज विधेयक में कि भारत के लोगों के लिए भारत के लोगों के द्वारा संविधान, ऐसा कुछ बात करेंगे। ये पहली बार 1895 में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है 1922, जब 20वीं सेंचुरी स्टार्ट होगा तो 1922 में गांधी जी पहली बार जिक्र करेंगे और यह कहेंगे कि
भारत का जो संविधान बनना चाहिए, ये पहली बार संविधान की बात करेंगे और यह कहेंगे भारत का जो संविधान बनना चाहिए भारतीयों के इच्छा के अनुसार बनना चाहिए और भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। यह पहली बार कहेंगे गांधी जी, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यह आपसे पूछा जाता है। दूसरा, जब 1922 में गांधी जी कह देंगे तो 1924 में हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन के बाद स्वराज दल बनता है। स्वराज दल बनाने में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं और काउंसिल में चुन के जाते हैं, और ब्रिटिशर्स के सामने जब जाएंगे तो जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू कहेंगे कि ब्रिटिशर्स के सामने जो काउंसिल में जाएंगे वहाँ कहेंगे कि संविधान बनना चाहिए और भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। यह जिक्र कहेंगे मोतीलाल नेहरू 1924 में। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात ये पूछी जाती है कि सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान को कब एक्सेप्ट किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात अगर करें तो 1936 का जो फैजपुर सेशन है, फैजपुर अधिवेशन है, इसमें पहली बार भारत का जो संविधान होगा उसका क्या अर्थ होगा, क्या प्रस्ताव होगा, मतलब उस संविधान में क्या होगा, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 में फैजपुर अधिवेशन में यह बात करती है। तो देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह एक 1922 में गांधी जी पहली बार बात करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस 36 में जो बात करती है फैजपुर सेशन में, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इतना जब बात हो जाएगा तब कैबिनेट मिशन भारत में आएगा। कैबिनेट मिशन भारत में आएगा और यह कहेगा कि भारत में संविधान बनना चाहिए, और कैबिनेट मिशन के तर्ज पे ही भारत के संविधान सभा का गठन होगा। जो संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनेगा हमारा, उसमें लगभग जो 296 मेंबर होंगे, उसका जो कैसे चुना जाए, कौन बनेगा, यह होगा कैबिनेट मिशन के थ्रू बनेगा। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसी मिशन में कहा जाएगा कि एक जो हमारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, मतलब एमपी जो चुना जाएगा, वह लगभग 10 लाख पॉपुलेशन के आधार पे चुना जाएगा। मतलब जो 10 लाख पॉपुलेशन है उस पर एक जो एमपी है प्रतिनिधि चुना जाएगा। यह सारा कैबिनेट मिशन बात करता है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब संविधान सभा हमारा बन गया है, संविधान बनने लगा तो संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है। यह पहला बैठक होता है 11 दिसंबर है, जनवरी नहीं है। 11 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होगा और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और यह तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, बिहार हिस्ट्री है और नेशनल हिस्ट्री जो भी देखें दोनों में आता है। और सच्चिदानंद सिन्हा का एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दूसरा इसका सॉरी यहाँ पे 9 होगा, 9 दिसंबर। दूसरा 11 दिसंबर की घटना होती है, दूसरा सेशन होगा 1946 और इस दिन जो परमानेंट अध्यक्ष चुने जाएंगे यह होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अध्यक्ष होंगे, यह अस्थायी अध्यक्ष होंगे। और यह दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, ये है जीवी मावलंकर। आप इसकी याद रखेंगे इनको, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष किसे बनाया गया, जीवी मावलंकर को बनाया गया। और जो हमने ऊपर में बताया था कि टोटल सीट था 296 संविधान सभा में, तो 296 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था इसमें 208 सीट था। मुस्लिम लीग जो था ये 73 सीट था और मिसलेनियस जो है, जो अन्य है, वो आपको 15 सीट है। ठीक है, देखिए आपको लगेगा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बट गया तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ जो नेता थे
वो रह गए इंडिया में, जो मुस्लिम लीग के थ्रू संविधान सभा में आते हैं और अपना भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं यहाँ पे। तो ये सारा था और यहाँ पे संविधान सभा हमारा बनता है। एक छोटा सा टॉपिक है बटलर कमेटी, जो हम छूट गया था, हमने कल देखा इसको तो सोचा कि इसको भी थोड़ा सा डील कर देंगे। बटलर कमेटी एग्ज़ाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये बनता है 1927 में और इसका एक मुख्य काम है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार मतलब उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है इनके बीच में और जो रजवाड़ा हैं इनके बीच में एक संबंधों को सुधारने का काम किया गया है और इसी के लिए एक बटलर कमेटी बनाया जाता है। और बटलर कमेटी जो है, एक बटलर जो है इन्हीं के डायरेक्शन में कमेटी बनेगा तो उन्हीं के नाम पे बटलर कमेटी रखा जाएगा। तो रजवाड़ों ने कमेटी के सामने एक अपना रजवाड़ों ने कमेटी के सामने एक अपना वकील पेश किया कि इनकी बातों को कमेटी के सामने रखेगा और वह जो वकील हैं उनका नाम है सर लेस्ली स्कॉट। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो रजवाड़ों के जो वकील थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था लेस्ली स्कॉट। बटलर कमेटी कब बनता है? 1927 में बनता है। किस पर्पस से बनता है, इसका एम की अगर हम बात करें तो इसका एम है भारत सरकार और रजवाड़ों के बीच में संबंधों को सुधारना। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि 1939 में एक बनता है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनता है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, यह अध्यक्ष बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अब ये क्या काम करता है, इसका मतलब क्या मकसद है, जो भी है ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ये सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनता है, इसके अध्यक्ष बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। एक और जब भारत आज़ाद हो जाएगा, सारे रजवाड़ों को हमने देखा था कि जब माउंटबेटन आएंगे तो सारे रजवाड़ों को बोल देंगे जिसको मन करेगा वो भारत में जाए, जिसको मन करेगा पाकिस्तान में जाए, जिसको मन करेगा वो अपने स्वतंत्र रहें। तो एक जो हैदराबाद स्टेट होगा ना, हैदराबाद स्टेट एक लाएगा हैदराबाद, यह एक पॉलिसी लाएगा स्टैंड स्टिल। मतलब इसको कहा था यथावत। ये कहेगा हम जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे, हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपने स्वतंत्र रहेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैंड स्टिल जो है यह किसका मतलब पॉलिसी था, किसका एग्रीमेंट था। यह एक एग्रीमेंट था जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बोलता था, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उसमें निज़ाम को। इसका नाम था मीर लाइक अली। और यह हैदराबाद का जो पीएम था यह माउंटबेटन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है और कहता है कि हम स्टैंड स्टिल पे काम करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको ना भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है। लेकिन हैदराबाद का निज़ाम का कुछ चलता नहीं है। आते हैं पटेल जी और पटेल जाएंगे तो इसको भारत में मिला लेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग घटना, ये भी कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी जो घटनाएं थी, अब हमारा भारत आज़ाद हो गया, संविधान सभा बन गया है। तो और सौभाग्य देखिए कि आज 15 अगस्त भी है और हम घटना भी की चर्चा कर रहे हैं, 15 अगस्त की चर्चा कर रहे हैं, भारत आज़ाद कैसे होता है। तो यही सारी घटनाएं थी। यह आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन किसके आधार पे हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया है, आसान सवाल है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज हमारा यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था ख़त्म होता है। लगभग हमने 32 लेक्चर में इसको ख़त्म किया। और कहीं भी आप दिल्ली में जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आप वहाँ पे देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को 25, 26 इतना लेक्चर में ख़त्म किया जाता है। मेरा टारगेट था लगभग 28
30 इतना टारगेट था मेरा, लेकिन टारगेट से थोड़ा सा बढ़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको इस बात की खुशी है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, लगभग सारे टॉपिक को हमने करा दिया है। हमसे कुछ छूटा नहीं है, जहाँ तक मेरा प्रयास है। अब देखिए, अब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, परफेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता है, कुछ छूटेगा, वो मैं मानता हूँ, वो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि परफेक्शन ना हम अपने आप में प्रूफ कर सकते हैं, ना हो सकता है कभी, है ना। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और 32 लेक्चर में, 32 लेक्चर में मेरा दावा है कि अगर बीपीएससी में मॉडर्न का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब टोटल तो लगभग 30-35 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 17 क्वेश्चन, 17-18 या 15 से मान लेते हैं 20 क्वेश्चन तक मॉडर्न का होता है, बाकी एंशिएंट और मेडाइवल होता है। 15 से 20 में लगभग 80% क्वेश्चन वीडियो से टकराएगा, ये आप मान के चलिए, इतना विश्वास करिए, क्योंकि हम पढ़ाए हैं तो हम देखे हैं पूरा बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, हम हर टॉपिक में बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको हम देख के और कोशिश करते हैं कि उसके मतलब अकॉर्डिंग ही हम बताएं। तो आप 80% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वैसे भी जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद हम आएंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट कार्ड दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए इसे और थोड़ा सा साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, आपके पास बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम नहीं है। आप पढ़ेंगे, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो क्विक रिवीजन मार सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहली बार सोचेंगे कि हम पढ़ें और कंसेप्ट बनाएं, तो शायद ये अच्छी रणनीति नहीं होगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके पास जो नोट्स है वहीं पढ़िए और वीडियो पे रिवाइज कर सकते हैं, इसका नोट्स बनाइए और 4 से 5 बार पढ़िए। आप 80% क्वेश्चन बना के अगर नहीं आइएगा तो फिर आइएगा, हमको फ़ोन करिएगा, मैसेज करिएगा, जो होगा आप हमसे बात करिएगा, क्योंकि हम लोग इतना किए हैं तो डिलीवर तो होगा, कहाँ जाएगा, सिलेबस के बाहर कहाँ जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर तो अब चलेगा और फिर कोई और टॉपिक बनेगा, कोई और सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हम मिलेंगे फिर, और अपना सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी चीज़, आपने पढ़ा, अच्छा लगा, कैसा लगा, आप अपना कमेंट हमें बताइए, क्योंकि हम जब तक आपका कमेंट नहीं जानेंगे ना, तब तक हमको भी फीडबैक नहीं मिलेगा ना, हमको भी संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हम मतलब पढ़ाए उसमें आपको कितना समझ आया। तो आप अपना फीडबैक खुले विचार से लिखिए, टेलीग्राम में लिखिए, यूट्यूब पे लिखिए, मेल करिए, जहाँ मन करे आप लिखिए, अपना कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए, बताइए, कमेंट करिए, लिखिए, बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।